फीड में मिलाए जाने वाली एक ऐसी सामग्री जो पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा पर बनी हुई है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं डीडीजीएस के बारे में। पशुओं की आवश्यकता की पूर्ति और अधिकतम दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए हम फीड में अलग अलग प्रकार की चीजें मिलाते हैं। ऐसी सामग्री जो पशुओं के लिए हेल्दी हो, साथ ही साथ पशुपालक के बटुए के दायरे में हो, यानी कि किफायती भी हो। और डीडीजीएस इन दोनों बातों पर खरा उतरता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि न्यूट्रिशनिस्ट इसको फीड में ज़्यादा न मिलाने की सलाह देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीडीजीएस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्या है डीडीजीएस, फीड में इसका इस्तेमाल करके आप अपने फीड के खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ डीडीजीएस के इस्तेमाल से क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। इसको पशुओं को कैसे खिलाना चाहिए और खिलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है। इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है डीडीजीएस। तो डीडीजीएस का फुल फॉर्म होता है ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स। हिंदी में इसको समझते हैं। तो देखिए, जितने भी ऐसे अनाज हैं जिनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे अनाज का इस्तेमाल हम लोग बायोफ्यूल बनाने में करते हैं। अब ये जो बायोफ्यूल बनाते हैं इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। अब ये जो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है ना, इसमें इथेनॉल के साथ-साथ कुछ और रेसिड्यू पार्ट भी बचता है। इसी रेसिड्यू पार्ट को हम लोग डीडीजीएस कहते हैं। देखिए, इथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के तौर पे करते हैं। और ये जो इथेनॉल बनता है ना, ये ग्रेन से बनता है, यानी अनाज से बनता है, वैसे अनाज से जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी स्टार्च को निकाल कर आगे हम लोग इसको बायोफ्यूल बनाते हैं। देखिए, शुरुआत में क्या था ना कि शुरुआत में इसको मोलासिस से बनाया जाता था पहले। लेकिन बाद में ये देखा गया कि मोलासिस की तुलना में जो अनाज से जो इथेनॉल बनता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो जितने भी स्टार्च वाले अनाज हो गए, जैसे कि चावल है, गेहूँ है, मक्का है, तो इन सभी का इस्तेमाल हम लोग इथेनॉल बनाने में करते हैं। आजकल भारत सरकार भी इथेनॉल बनाने पे पुरजोर प्रयास कर रही है, क्योंकि इथेनॉल जो है ना, ये पेट्रोल की तुलना में कम वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। तो इथेनॉल हम लोग बनाते हैं स्टार्च वाले अनाज से। अब देखिए, अब जो चावल और गेहूँ है, ये डायरेक्ट इंसानों के द्वारा भी कंज़्यूम किया जाता है, तो ये डायरेक्ट फूड के कॉम्पिटिशन में आ जाता है। तो ज़्यादातर जो इथेनॉल है, ये मक्के से बनाया जाता है। अब इथेनॉल बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे अगर मोटे-मोटे तौर पे समझे तो जितने भी स्टार्च वाले अनाज हैं, चावल, गेहूँ, मक्का है, किसी से भी कंपनियाँ इथेनॉल बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है, मैंने बताया आपको, मक्के से होती है। तो ग्रेन्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और सबसे पहला जो स्टेप आता है इथेनॉल बनाने में, वो आता है हैंडलिंग एंड मिलिंग का। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी अनाज है उसको अच्छे से साफ किया जाता है ताकि इसमें कोई मट्टी और कोई भी पत्थर वगैरह ना हो। हैंडलिंग और मिलिंग के बाद अगला जो प्रोसेस स्टेप आता है वो आता है स्लरी प्रिपरेशन का। अब ये जो अनाज है ना, इसको अच्छे से पीसा जाता है, जिसको स्लरी बनाया जाता है। अब इस स्लरी को आगे अगले स्टेप में डाला जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन का। लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि लिक्विफिकेशन में इस स्लरी को गर्म किया जाता है और गर्म करने के दौरान एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन। अब ये जो जिलेटिनाइजेशन है, इसमें क्या होता है ना कि जो स्टार्च के जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ब्रस्ट होते हैं, यानी फटते हैं और इससे क्या होता है कि अगले स्टेप में मदद मिलती है। अगला स्टेप आता है फर्मेंटेशन का, यानी ये जो अनाज को हम लोग पीस के गर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं। अब फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है कि इस चीज़ को खाना चालू करते हैं और ये फर्मेंट होता है। फर्मेंटेशन के बाद अगला स्टेप आता है डिस्टिलेशन का, और डिस्टिलेशन में यहाँ पे 2 सामग्री मिलती है। डिस्टिलेशन मतलब होता है वही छानना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो डिस्टिलेशन में आपको एक तो मिलता है इथेनॉल और दूसरा मिलता है स्टीलेज रेसिड्यू, यानी बचा हुआ पदार्थ। अब देखिए, अब इस इथेनॉल को यहाँ से अलग कर लिया जाता है, इसको और आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है, इसकी और सफाई की जाती है। सफाई करने के पश्चात इसको अच्छे से प्रोसेस करने के बाद आगे हम लोग इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बच गया वो होता है स्टीलेज रेसिड्यू। अब ये जो बचा हुआ पदार्थ है, इसको आगे हम लोग इवोपरेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं इसको डीडीजीएस, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स। तो इस प्रकार से हम लोग डीडीजीएस प्राप्त करते हैं। डीडीजीएस शुरुआत में क्या था ना कि इथेनॉल इंडस्ट्रीज का वेस्ट था, यानी ये बचा हुआ पदार्थ था जिसको बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन इसमें देखा गया कि पशुओं के लिए ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है, मतलब इसमें प्रोटीन वगैरह की जो मात्रा है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फिर इसके बाद इसको अच्छे से सुखा के और फीड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ से आता है डीडीजीएस। अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि डीडीजीएस होता क्या है और इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी खासियत क्या है, क्यों हम लोग इसको एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
तो देखिए डीडीजीएस की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरा ये चीप होता है, यानी कि ये सस्ता होता है बाकी प्रोटीन सोर्स की तुलना में। अगर मक्के से बने डीडीजीएस की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 28 से 30% मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 28 से 30% में आपको दोनों तरह के प्रोटीन आरयूपी और आरयूडीपी यानी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन और ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, जिसको हम लोग बाईपास प्रोटीन कहते हैं, ये दोनों इसमें मौजूद होता है। ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन क्या होता है कि ये ह्यूमन में डिग्रेड होना चालू होता है, ये पूरी तरह से पशु को ऑब्जर्व नहीं होता। ह्यूमन के जो बैक्टीरिया है इसको वहीं पे तोड़ने लगते हैं। और ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन क्या होता है कि ये ह्यूमन को बाईपास करता है और एबोमेसम में जाके ऑब्जर्व होना चालू होता है, जो कि इसका सही जगह है ऑब्जर्व होने का। तो इसमें ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। अगर ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 30 से 50% टोटल क्रूड प्रोटीन का इसमें मौजूद होता है ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। तो डीडीजीएस की एक ये खासियत है कि इसमें बाईपास प्रोटीन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा सवाल यह आता है कि आखिर ये बनता तो है अनाज से ही, यानी मक्के से ही बनता है, तो मक्के में तो इतनी मात्रा में ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन यानी कि बाईपास प्रोटीन मौजूद नहीं होता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि इसमें बाईपास प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन जिम्मेदार है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। अब मिलार्ड रिएक्शन में होता क्या है आपको पीछे समझना पड़ेगा। जब मैंने बनाने की जो पद्धति की बात की थी, जिसको हम लोग, जहाँ पे हम लोग लिक्विफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो स्लरी होता है उसको हम लोग गर्म करते थे। तो गर्म करने के दौरान क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है मिलार्ड रिएक्शन। अब मिलार्ड रिएक्शन में हो क्या रहा है, मक्के के जो स्लरी में जो प्रोटीन मौजूद है ये क्या होता है कि शुगर के साथ बाइंड कर जाता है, बंध जाता है, और बंधने के बाद एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनोडोइम्स। अब मिलेनोडोइम्स की खासियत क्या होती है कि मिलेनोडोइम्स जो है ये लेस सोल्यूबल होता है, यानी कि घुलनशील जो होता है ये कम होता है, और साथ ही साथ डिग्रेडेबिलिटी जो है इसकी वो घट जाती है, यानी जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। अब ये जो आगे चल के जब ये डीडीजीएस में बनेगा फाइनल जब प्रोडक्ट, तो अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो चुका होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो अलग से ना रह के शुगर के साथ बाइंडेड रहता है डीडीजीएस में, जिसके कारण इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी जो है ये घट जाती है। और सॉल्युबिलिटी जब घटता है तो क्या होता है कि ये जल्दी सॉल्यूबल नहीं रहता है। जब ये रूमन में जाएगा तो रूमन को पास कर जाता है, रूमन के बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें जो है बाईपास प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब प्रोटीन के बाद फैट पे आते हैं, तो फैट की भी अच्छी मात्रा इसमें मौजूद होती है, 10 से 12% आपको इसमें फैट मिल जाएगा। फैट निर्भर करता है प्रोसेसिंग में कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा ऑयल रिमूवल हो गया तो फैट की कम मात्रा होती है, वरना इसमें फैट लगभग औसतन अगर बात करें तो 10 से 12%। अब फैट के बाद इसमें फाइबर की बात करें तो फाइबर इसमें लगभग 30 से 40%, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर एनडीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगभग 30 से 40% होता है। हालांकि ये ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसको आगे बाकी सारी चीज़ों से बैलेंस कर सकते हैं। तो एनडीएफ अगर बात करें तो 30 से 40%, साथ में एसिड डिटर्जेंट फाइबर एडीएफ अगर बोला जाए तो लगभग 10 से 15%। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसका एमिनो एसिड प्रोफाइल है, यानी जितने भी तरह के एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स होते हैं ये इसमें अच्छे मात्रा में मौजूद होते हैं। तो पशु के जरूरत के जितने भी जरूरी एमिनो एसिड हैं वो लगभग सारे इसमें मौजूद होते हैं। आर्जिनिन है, वेलिन है, हिस्टीडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथोनिन है, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। सारे की थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा मात्रा आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब एमिनो एसिड के बाद अगर एस कंटेंट की बात करें, जो कि मिनरल को दर्शाता है कि एस क्या है, ये मिनरल को दर्शाता है कि इसमें मिनरल कंटेंट कितना है। तो एस की अगर बात करें तो इसमें लगभग 4 से 5% तक आपको मिनरल कंटेंट मिल जाता है, जिसमें आपको पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस की मात्रा देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हम लोगों ने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं इसको देखकर कैसे पहचाना जाए कि ये अच्छे क्वालिटी का है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कैसी होती है, मतलब देख के इसको कैसे अंदाजा लगाया जाए कि ये बढ़िया क्वालिटी का डीडीजीएस है। तो जो डीडीजीएस होता है इसकी जो कलर का जो वेरिएशन है वो आपको गोल्डन से लेकर टैन यानी एकदम ब्राउन कलर का भी मिल जाता है। तो देखिए जितना गोल्डन होगा वो उतना ही अच्छा डीडीजीएस माना जाता है। इसका जो कलर का जो वेरिएशन है वो अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगा। कलर इसलिए चेंज होता है कि अगर हम लोग इस प्रोसेसिंग के दौरान इसको ओवर हीट कर दिए, ज़्यादा गर्म हो गया, ज़्यादा अगर इसको पका दिया गया तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। जो ब्राउन हो जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा वैसे डीडीजीएस का चुनाव करना है जो गोल्डन कलर का हो। कलर का जो पैटर्न है इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डीडीजीएस है उसकी क्वालिटी कैसी है। जितना ये ब्राउन होते चला जाएगा उतने इसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम होते चली जाएगी। ब्राउन यह दर्शाता है कि ओवर प्रोसेस्ड हो गया है, और गोल्डन यह दिखाता है कि यह बेस्ट है। साथ ही साथ आप इसके एरोमा यानी सुगंध से भी पता लगा सकते हैं। इसका जो सुगंध होता है वो नटी अरोमा होता है, यानी जो मूंगफली जो होता है ना भुना हुआ, उस टाइप का इसका जो सुगंध है वो आपको मिलेगा। अब कलर और सुगंध से तो आप देख कर पता लगा सकते हैं कि डीडीजीएस की क्वालिटी कैसी है,
लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेज रिसर्च है, ये भी कुछ पैरामीटर सजेस्ट करता है जो कि फीड ग्रेड डीडीजीएस में होना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये सजेस्ट करता है कि इसमें मॉइस्चर की जो मात्रा है वो 14% या फिर उससे कम होनी चाहिए, यानी इसमें जो ड्राई मैटर है वो लगभग 85% के आसपास होना चाहिए। इसके साथ साथ अल्फा टॉक्सिन्स, जो कि डीडीजीएस की सबसे बड़ी समस्या है, टॉक्सिसिटी होता है वो इसमें 20 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 20 पार्ट पर मिलियन, यानी मिलियन पार्ट्स में 20 से ज़्यादा आपका अल्फा टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पीएच की अगर बात करें तो पीएच इसमें 6 से 7 के बीच में आपको इसका पीएच होना चाहिए, तभी ये फीड ग्रेड की कैटेगरी में आएगा। उसके साथ साथ जो पार्टिकल साइज और जो टेक्सचर है वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा कोर्स होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा एकदम फाइन होना चाहिए। जैसे चोकर होता है ना, थोड़ा सा रुखरा टाइप का, वैसे होना चाहिए अच्छे डीडीजीएस की जो टेक्सचर की अगर बात करें तो। साथ ही साथ किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल से फ्री होना चाहिए, मट्टी, धूल, मिट्टी या फिर कोई मेटल का कण, किसी भी तरह का बाहरी सामग्री इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, तभी ये फीड ग्रेड डीडीजीएस की कैटेगरी में होगा। अब हम लोगों ने अच्छाई पे बात कर ली, इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को समझ लिया, अब थोड़ी सी कमियों पर बात कर लेते हैं, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। डीडीजीएस में कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं? तो इसमें दो मुख्य तौर पे सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है। पहला तो है कि माइकोटॉक्सिन्स की मात्रा इसमें कभी-कभी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। चूँकि इसको फर्मेंटेशन विधि के ज़रिए बनाया जाता है, तो बनाने के दौरान अगर इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए, इसकी प्रोसेसिंग एकदम स्मूथली ना की जाए, तो इसमें फंगस डेवलप होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और एक बार अगर फंगस डेवलप हो गया, तो जो डीडीजीएस है इसमें माइकोटॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि अब पशुओं के लिए जो होता है टॉक्सिक होता है। अब एक तो कारण हो गया माइकोटॉक्सिन्स का, और दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपका सल्फर का। अब जब भी हम लोग इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और अल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और अल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि फर्मेंटेशन के दौरान जो यीस्ट होता है, जो कि फर्मेंटेशन में मदद करता है, तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ पीएच को एडजस्ट करने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर दिए या फिर प्रोसेसिंग के दौरान उसको अच्छे से डिस्टिलेशन नहीं हुआ, अच्छे से उसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है कि सल्फर की मात्रा डीडीजीएस में बढ़ जाती है। जो रिकमेंडेड रेंज है सल्फर का वो होना चाहिए 0.3% से लेकर 0.7% ड्राई मैटर बेसिस पे। अगर इससे ज़्यादा अगर सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है आपके डीडीजीएस में, तो वो आपके पशुओं के लिए टॉक्सिक हो सकता है। अगर ज़्यादा सल्फर कंटेंट वाला अगर पशु आपका डीडीजीएस खा लेता है, तो उससे क्या होता है कि सल्फाइड का जो प्रोडक्शन है उसके रूमेन में वो बढ़ जाता है। अब सल्फाइड बढ़ने के कारण क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैटल में देखने को मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो आपका माइकोटॉक्सिन्स और दूसरा है आपका सल्फर का प्रोडक्शन। ये दो चीज़ें बड़े ड्रॉबैक्स हैं आपके डीडीजीएस के। एक और भी है, एनडीएफ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर की, लेकिन उसको हम लोग फीड फॉर्मुलेशन के दौरान किसी न किसी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन सल्फर की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं, ये आपको देख कर नहीं पता लगेगा, ये आपको लैब टेस्ट से ही पता चल सकता है कि सल्फर की मात्रा इसमें कितनी है। तो ड्रॉबैक्स के बावजूद भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल देखने को मिलता है। आजकल तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फीड के, वो भी डीडीजीएस देना चालू कर दिए, तो वैसे जगह से आप डीडीजीएस ले सकते हैं जो ट्रस्टेड सोर्स हो। इसके साथ साथ आपको अपने सूझबूझ का भी काम लेना है कि डीडीजीएस की क्वालिटी कैसी है, ये आपको पहचानने आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, जो बाजार से आप दाना मिश्रण खरीदते हैं तो उसमें तो डीडीजीएस का पहले से ही इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। जो भी फीड वाली कंपनी है वो डीडीजीएस का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एक सस्ता क्रूड प्रोटीन का सोर्स होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप दाना खुद से बनाते हैं या फिर अलग से आप अगर अपनी पशुओं को डीडीजीएस खिलाना चाहते हैं, अगर आप अलग से बाईपास प्रोटीन वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसका अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? तो देखिए, इस्तेमाल आपको वही टीएमआर के तौर पे करना है। जैसे आप बाकी खल चोकर चूनी मिलाते हैं, उसमें आप डीडीजीएस भी मिला सकते हैं। आपको मात्रा का ध्यान रखना है कि आप कितनी मात्रा में मिला रहे हैं। अगर आप अपना फीड फॉर्मुलेशन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से करा रहे हैं, तो वो तो आपको अच्छे से फीड फॉर्मुलेट करके दे देगा, आप उतनी मात्रा में आप अपना फीड में डीडीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियली अगर बात किया जाए कि कितनी मात्रा में डीडीजीएस फीड में होना चाहिए, तो देखिए, वैसे तो आइडियली अगर बात करें तो 10 से 15% ड्राई मैटर बेसिस पे आप इसको मिला सकते हैं। अगर यूएसए वगैरह में अगर देखा जाए तो इसको 25 से 30% तक मिलाया जाता है, और ज़्यादातर ये जो डीडीजीएस है ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भारत के साथ थोड़ी सी यही हम लोग के साथ समस्या हो जाती है कि हम लोग जो सल्फर का जो कंटेंट है उसको अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ माइकोटॉक्सिन्स वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एकदम सेफ साइड पे अगर चला जाए, पूरे ड्राई मैटर आप जितना दे रहे हैं उसका 5 से 7%। लेकिन अगर आपको माइकोटॉक्सिन्स और सल्फर का अच्छे से ज्ञान है कि सल्फर का कंटेंट अगर इसमें ज़्यादा नहीं है, तो आप हीफर्स जो है, हीफर्स को आप 25 से 30% तक आप दे सकते हैं।
चूँकि हीफर्स में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसको अपनी बॉडी को बढ़ाना रहता है, तो हीफर्स में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोग 25 से 30% तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको सल्फर कंटेंट का और माइकोटॉक्सिसिटी का ध्यान रखना है। देना कैसे है? तो देखिए, देने के लिए आप उसी तरीके से दीजिए जैसे आप सानीप जो बनाते हैं, टीएमआर, टोटल मिक्स राशन, सबसे बेस्ट तरीका होता है वही टीएमआर का। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप पशुओं को दाना चारा देने की बात हुई तो हमेशा आप टीएमआर बना के उसको दीजिए, टोटल मिक्स राशन। जो बाकी जो सामग्री है, खल, चूनी, चोकर, ये सबको एक जगह मिलाइए ड्राई मैटर के हिसाब से, और उसको एक जगह मिला के आप अपने पशुओं को दीजिए, तो उसी में आप डीजीजीएस भी मिला सकते हैं। क्रूड प्रोटीन के और भी सोर्स हैं, बिनोला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन सीड, या फिर सोया डीओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी क्रूड प्रोटीन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो और डीजीजीएस इसके कंपैरिजन में सस्ता होता है, तो इसीलिए लोग डीजीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मात्रा का ख्याल रखना है कि मात्रा अत्यधिक मात्रा में नहीं दे देना है। जो भी फीड फॉर्मुलेशन आपका न्यूट्रिशनिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप इसको अपने पशुओं को देना है। पशुओं के फीड में डीजीजीएस के तरह एक और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बियर दाना, बियर वेस्ट जिसको बोला जाता है। बियर बनाते समय जो वेस्ट निकलता है, उसका भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये जौ से बनाया जाता है। तो अगर इसके बारे में भी आपको इसी तरह से डिटेल में समझना है कि बियर दाना का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में बताइए। अगर 20 से ज़्यादा लोग अगर इस पे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो इस पे भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। बाकी ये बातें हो गई डीजीजीएस के बारे में। बहुत सारे लोग साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप में भी हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हमें। इसी तरह से मैं प्रयास करते रहूँगा कि साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग की तरफ रुख किया जाए। जो पारंपरिक पशुपालन है उससे निकलकर साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग की तरफ रुख करना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। मेरा प्रयास हमेशा से यही रहता है कि साइंस बेस्ड आप तक वीडियो पहुंचाई जाए, और मैं अब इसी तरह से प्रयास करते रहूँगा। बाकी आप इसी तरह के और भी वीडियोज से सीखना चाहते हैं तो आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन के एंड पे मिल जाएगा। इसी तरह से सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए। मैं आपसे पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।